हेलो एवरीबॉडी। हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक घंटे का लेक्चर कवर किया था। अब अभी आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो बिना देर किए हम लोग पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जिसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को में मॉडल्स पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को वो टर्म कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, ये है डेंसिटी। ओके, ये चार्ट समझिएगा। तो आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैसे कैसे बढ़ेगी और कैसे कैसे घटेगी, उसको समझने के लिए ये चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है प्लस प्लस माइनस माइनस, या इस तरीके से प्लस, हम इसको हम दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर, जो जैसे एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल वैसे बना दे रही हूँ। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे पहले। ये है हमारा नेटेलिटी, ठीक है, नेटेलिटी। और क्या क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा सकता है? इमाइग्रेशन, ठीक है, ये हो गया इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, और ये हो गया हमारा मोर्टेलिटी। अब इस चार्ट को समझ लीजिए। देखिए, नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट या बर्थ। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। इमाइग्रेशन का मतलब होता है कहीं से भी, मतलब अगर कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है कहीं दूर से किसी पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं, और वहाँ से पॉपुलेशन का जाना, वहाँ से ऑर्गेनिज्म का जाना, उसको हम कहते हैं इमाइग्रेशन। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा कौन कौन? नेटेलिटी बढ़ाएगा और इमाइग्रेशन बढ़ाएगा। इसको घटाएगा कौन कौन? मोर्टेलिटी, मतलब डेथ हुई तो भी पॉपुलेशन घट रही है, और ई माइग्रेशन मतलब वहाँ से कोई जा रहा है तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। तो ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर इस चार्ट को मान लीजिए, नेटेलिटी को, बर्थ रेट को हम लोगों ने बी से डिनोट किया, मोर्टेलिटी डेथ रेट को हमने डी से डिनोट किया, ई माइग्रेशन को हमने आई से डिनोट किया, ई माइग्रेशन को हमने ई से डिनोट किया। तो एट द टाइम टी पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? तो इसको समझने के लिए मान लीजिए एट टाइम टी पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी है, तो आफ्टर टाइम टी प्लस वन पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी क्या होगी? टी प्लस वन, ठीक है। और इसके बाद आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आफ्टर टाइम बी प्लस डी माइनस आई, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो गया? हाँ, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये हो गया ना, डी प्लस ई। ओके, तो ये माइनस हो गया, और हाँ ये इसको प्लस कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी प्लस वन। तो देखिए एट टाइम टी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी एन टी है या एन है, तो आफ्टर टाइम टी प्लस वन क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा बी प्लस आई, जो बर्थ मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जिससे बढ़ेगी, माइनस डी प्लस ई, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है मॉडल्स क्या क्या हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। तो देखिए हमारे जो नेचर है उसमें हमें दो टाइप का ग्रोथ देखने मिलता है। तो जो देखिए ग्रोथ मॉडल्स हैं, ग्रोथ मॉडल्स, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल वो दो तरीके का है। एक है आपका दैट इज द एक्सपोनेंशियल
और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या अंतर है, इसको अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे देखिए, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मैंने प्लांट जब मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल को हम लोग एक और नाम देते हैं ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक। ये कब होती है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। देखिए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड का मतलब रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब ज्योमेट्रिक फॉर्म में होती है, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ग्रोथ कैसी होती है, लॉजिस्टिक होती है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, ये है हमारा डायग्राम, और इस डायग्राम में आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने, आप अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए, मैं पेज नंबर आपको बता दे रही हूँ। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाली जो बुक है, जो चैप्टर है, उसमें आ जाइए आप पेज नंबर 230, जिसमें टाइम और पॉपुलेशन है। जो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे आपने ले लिया पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आप देखिए, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने जा रही हूँ। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो देखिए ग्रोथ हमारा कुछ ऐसे होता है, जे शेप्ड है। और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो पहले तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी और एक टाइम ये जो ग्रोथ है वो सिग्मॉइडल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इसको हम लोग अभी इस ग्राफ को रीड करेंगे, ग्राफ रीड करना मैं आपको बताऊंगी। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होगा तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, जे शेप्ड बनेगा। और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ये सिग्मॉइडल बनेगा। कैसा होगा, सिग्मॉइडल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग कहते हैं के फॉर कैराइंग कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ये पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ये दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मतलब रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करना शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है ना। जैसे पहले आपने टाइम थोड़ा दिया तो 1 से क्या बन गया, 2 बन गया। फिर टाइम थोड़ा सा और बढ़ाया, 2 से 4 बन गया। टाइम थोड़ा और बढ़ाया, 4 से 8 बढ़ गया। टाइम थोड़ा और बढ़ाया तो 8 से 16 हो गया। फिर देखिए, अब कम टाइम दिया तो भी 16 से कितना हो गया, 32 हो गया। और कम टाइम दिया, 32 से 64 हो गया। फिर और कम टाइम दिया, 64 से आपका जो है 128 हो गया, ठीक है ना। कैसे हुआ ये, देखिए, क्योंकि जैसे 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, अब 8 उसी टाइम में, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का अगर डुप्लीकेशन टाइम 20 मिनट्स है तो 20 मिनट में 2 से 4 हुआ, फिर 20 मिनट्स में 4 से 8 हो गया, फिर 20 मिनट में 8 से 16। मतलब टाइम हर बार ऑर्गेनिज्म को डुप्लीकेट होने के लिए, मतलब देखिए टाइम तो वही लग रहा है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे तो ये जो ग्रोथ है, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ पे अनलिमिटेड है तो ये डिवाइड करते जाएंगे और ये जो शेप बनेगा इसका क्या होगा, जे शेप्ड होगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब ये देखिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ, रिसोर्सेज जब तक हैं, अवेलेबल हैं, तब तक तो ये ग्रोथ जे शेप्ड हो रही है। लेकिन आफ्टर जब रिसोर्सेज कम होना शुरू होंगे तो ये ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी और ये ग्रोथ एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं के फॉर कैराइंग कैपेसिटी। कैराइंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है बच्चों, कैराइंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की वो कैपेसिटी है, या मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट करना, कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट बियॉन्ड विच, ठीक है, नो फर्दर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रो,
ठीक है ना। इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी बियॉन्ड विच एनवायरमेंट कैन नॉट रेजिस्ट एनी फर्दर चेंज इन फर्दर ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो इन्वायरमेंट की वो कैपेसिटी जिसके आगे वो कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं चाहता, उसको हम कहते हैं कैराइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कैराइंग कैपेसिटी वहाँ है जहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है वो रेजिस्ट हो चुका है ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ रही है? वो अब उसकी फर्दर ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। और मोस्ट रियलिस्टिक ग्रोथ जो नेचर में है, दिस ये तो बस ऐसे ही हवा में है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड होते ही नहीं है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो, जैसे डार्विन ने तो यही कहा था ना, एनॉर्मस कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना। ओवर रिप्रोडक्शन की जो थ्योरी दिया था डार्विन ने, यही कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की एनॉर्मस कैपेसिटी होती है। और इसको प्रूव करने के लिए डार्विन ने खुद ही 12-20 बच्चे पैदा किए थे, कम से कम कई शादियाँ किया था उन्होंने, और बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे वो, ठीक है। और शायद 15 से 20 बच्चे थे उनको। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए कि उसको बस खाना पीना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो वो काफ़ी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर, क्योंकि आप देखोगे कि बैक्टीरिया को बस छोड़ दिया जाए कि भाई तुमको बस और बस रिसोर्सेस अनलिमिटेड हैं, तुमको बस और बस रिप्रोड्यूस करना है, तो पूरी अर्थ भर देगा वो। इसी तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे दीजिए, उनको बस रिप्रोडक्शन, तो उनकी अगली जनरेशन, उनकी अगली जनरेशन, उनकी अगली जनरेशन, इस तरीके से बस रिप्रोडक्शन, देयर इज़ नो लिमिटेशंस, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, तो वो पूरा का पूरा आपकी जो अर्थ भर देंगे रिप्रोड्यूस करके। तो दिस इज़ नॉट द रियलिस्टिक वन। रिसोर्सेज लिमिटेड होता ही है, क्योंकि आपके जो एक साइंटिस्ट हैं माल्थस ने आपके पॉपुलेशन थियरी को दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जियोमेट्रिक फैशन में ग्रो करते हैं, जबकि जो रिसोर्सेस हैं, जो फूड हैं, वो एरिथमेटिक फैशन में ग्रो करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि माल्थस ने क्या दिया था, क्या कहा था, कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। तो सिंपल सी बात है भाई कि देखिए, जो ये तो बस ऐसे ही है कि ठीक है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो जे शेप्ड होएगा, लेकिन द मोस्ट रियलिस्टिक वन इज़ दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ हम ये कह सकते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। वर्लहर्स्ट पर्ल मतलब साइंटिस्ट के नाम पे इसको वर्लहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ जो इक्वेशंस हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो बर्थ रेट है वो B है, डेथ रेट जो है वो D है, ठीक है। पर कैपिटा की बात करें, नॉट टोटल बर्थ। मान लीजिए जो बर्थ रेट है वो B है, डेथ रेट है वो D है, स्मॉल d, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन में नेचुरल इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा, B-D, जो नेचुरल इंक्रीज, इसको हम लोग कहते हैं R, B-D, जिसको हम कहते हैं R। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो बर्थ रेट हमने मान लिया B है, D है डेथ रेट, तो नेचुरल R इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसके हिसाब से अगर आप इसका जो इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो ये हमारा dN/dt, ठीक है, एट टाइम t की अगर हम बात करें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा R, जहाँ पे Rn, जहाँ पे n जो है, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, इक्वेशन बता रही हूँ। तो आप D क्या है, एक शॉर्ट मतलब हम कह सकते हैं D स्मॉल ग्रोथ, ठीक है। तो स्मॉल टाइम में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो dN/dt की बात अगर n क्या है, दैट इज़ द n जो है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ओके, इनिशियल डेंसिटी, और R क्या है, इंट्रिंसिक रेट। तो ये हो गया। और इसके हिसाब से हमारा जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो इक्वेशन होगा वो होगा dN/dt Rn K-N/K, ठीक है। ये इक्वेशन आपको समझना है, dN/dt Rn
k माइनस एन अपॉन के, जहाँ पे k क्या है, कैराइंग कैपेसिटी है, n आपको पता ही है। तो ये अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, ये अगर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो हमारा ऐसे हो जाएगा, दैट इज़ द एन टी इज इक्वल टू एन ज़ीरो ई आर टी, है कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हमारी एक्सपोनेंशियल हो रही है, तो इसको हम ई को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहाँ पे एन टी क्या है, दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ एट टाइम टी, ठीक है। एन ज़ीरो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, है कि नहीं। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एन टी हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एन ज़ीरो हो गया। ई आपका क्या है, दैट इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना। और आर तो हमने अभी आपको बता दिया, दैट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हम ये लॉजिस्टिक ग्रोथ जो हमारा है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, उसका हमने आपको इक्वेशन बताया, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई साल। मैं कुछ केसेस बताने जा रही हूँ। उसको केस फर्स्ट मान लीजिए। केस फर्स्ट ये है कि अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ही छोटी है बहुत ही छोटी है कैराइंग कैपेसिटी से, पॉपुलेशन डेंसिटी जो पॉपुलेशन साइज़ है, पॉपुलेशन साइज़ जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी छोटी है कैराइंग कैपेसिटी से। कैराइंग कैपेसिटी मतलब जो इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी है उससे काफ़ी छोटी है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बताइए ग्रोथ कैसा होगा। तो ग्रोथ कैसा होगा, सिंपल सी बात है कि n बहुत छोटा है, n को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो जो हमारा ये यहाँ पे n आप नेग्लेक्ट करेंगे तो अब सिंपल सी बात है कि अगर ये कैराइंग कैपेसिटी से बहुत छोटा है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये कैसा होगा, जे शेप्ड होगा। कैसा होगा, ग्रोथ कैसा होगा, जे शेप्ड होगा। n यहाँ से आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो ये आर एन होगा, मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी आपकी, एक्सपोनेंशियल होगी। बात समझ में आ गई। मान लीजिए केस 2 हमने बता दिया। केस 2 ये है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कैराइंग कैपेसिटी के बराबर है, कैराइंग कैपेसिटी यहाँ तक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी बड़ी है, तो सिंपल सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कैराइंग कैपेसिटी के बराबर हो गई तो दिस इज एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब ये है कि ना तो यहाँ पॉपुलेशन में एक्सेलरेशन होगा, ना पॉपुलेशन में वी कैन से ना तो पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, ना तो पॉपुलेशन में डिक्रीज होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो हो जाएगी। क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो हो गई। समझने की कोशिश करिएगा, इसको आप पुट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। n बराबर k रख दिया आपने यहाँ पे, तो ये ज़ीरो हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़ीरो हो गई। सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कैराइंग कैपेसिटी के बराबर होगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर साल एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये आप चैप्टर देखिए, अब बस हमें पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पढ़ना है, हमें बस पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना है। अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो पक्का है कि 2 क्वेश्चन तो, क्योंकि इकोलॉजी का जो वेटेज पूरा का पूरा जो इकोलॉजी यूनिट है उसका वेटेज 8 से 10 क्वेश्चन होना ही होना है। 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में, तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया एक दिन में, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है ना। ज़्यादा क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अगला जो टॉपिक है दैट इज़ द पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, देखिए होता क्या है कि आप YouTube पे जब जाओगे ना तो पूरी इकोलॉजी ख़त्म करें 2 घंटे में, पूरा का पूरा पूरी इकोलॉजी मतलब चारों चैप्टर, पूरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ख़त्म करें 30 मिनट। भाई मैं तो 5 मिनट में भी ख़त्म कर दूं, ठीक है, बस और बस आपके हेडलाइंस बता दूं। नहीं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन से फैमिलियर कराऊं, ठीक है। हर एक पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपको बता दूं, ताकि आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएं, सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, आप पेज ओपन कर लीजिए
ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की। दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन से पहले एक छोटा सा और टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, उसको मैं आपको बता दूं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ऐसा क्वेश्चन यहाँ से हिडन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे कंफ्यूज थे और उनको पता नहीं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होता है, के सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होता है, जबकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के बारे में इसी हेडलाइन में दिया हुआ है। तो देखिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी जो लाइफ लीड करने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। कुछ ऑर्गेनिज्म, भाई देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी लाइफ हिस्ट्री को कंटिन्यू करने के लिए एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही बार रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बार बार रिप्रोडक्शन करके थोड़े ही बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है ना। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में देखिए, मैं 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बताऊंगी। और हाँ, एक चीज़ समझना कि अकॉर्डिंग टू डार्विन ने बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात उन्होंने की थी, तो उन्होंने बताया था कि वही ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करता है जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी होती है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब आर, इसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी होती है, वो क्या होते हैं, वो उनको नेचर क्या करती है, सेलेक्ट कर पाती है। ठीक है। तो चलिए, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में मैं 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताऊंगी। एक को हम लोग कहते हैं आर सेलेक्टेड और दूसरे को कहते हैं के सेलेक्टेड। अब मैं ये नहीं बताने जा रही हूँ कि आर और के का मतलब क्या है, मैं कभी बाद में पढ़ाऊँगी तो मैं बता दूँगी। तो अभी देखिए, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ उनको कहते हैं ऐसे स्पीसीज़ जो ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ। ठीक है। और ये मेनी टाइम ब्रीड करते हैं। मेरी बात समझना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक बार ब्रीड करते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेमल्पेरस। क्या कहते हैं? सेमल्पेरस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत बार ब्रीड करते हैं उनको हम लोग कहते हैं इटियोपेरस। ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक वाली जो कंडीशन है प्लांट में, वैसा ही। तो देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक बार ब्रीड करते हैं उसको हम सेमल्पेरस कहते हैं, और जो कई बार ब्रीड करते हैं उनको हम इटियोपेरस कहते हैं। सॉरी। देखिए, एक बार ब्रीड करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे बैम्बू हो गया। ठीक है ना, बैम्बू एक ही बार ब्रीड करता है। इसके अलावा सैल्मॉन फिश है ना, सैल्मॉन फिश के बारे में दिया हुआ है। इसमें बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, याद रखना। अब देखिए, ये एक बार तो ब्रीड करते हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, उनकी साइज छोटी, उनकी बॉडी साइज छोटी होती है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब एक ही बार ब्रीड करेंगे लेकिन ऑफस्प्रिंग ज़्यादा पैदा करेंगे। ये स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे समझ लेना, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग स्मॉल साइज के, और ये लार्ज साइज के। इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, लेकिन कम नंबर होती है। नंबर कम है लेकिन साइज जो है बड़ी है। यहाँ पे नंबर ज़्यादा है लेकिन साइज छोटी है। तो ये आर सेलेक्टेड हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आप को मैं बता सकती हूँ इसके बारे में, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना। इसके एग्जाम्पल हैं ऑयस्टर्स। ठीक है ना, ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए। देखिए, जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं उनकी 3 सबसे खास प्रॉपर्टी ये है, दे ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्मॉल साइज होती है उनकी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बस आपकी बुक में आर सेलेक्टेड, के सेलेक्टेड स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ओके, अब देखिए, हाँ, इनके लाइफ स्पॉन, अब एक चीज़ और कुछ और ऐड करना चाहोगे आप ना, तो इनकी जो लाइफ स्पॉन है वो काफ़ी छोटी होती है, इनके लाइफ स्पॉन बड़े होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ स्पॉन क्या होती है, छोटी होती है, इनके लाइफ स्पॉन बड़े होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब अभी हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। तो देखिए, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में हम ये देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन से किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। कुछ पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटरैक्शन है। कुछ तो चलो भाई खुशी खुशी दोस्ती करके रह लेते हैं, कुछ को कुछ नहीं भाई, बस हम ही रहें, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई जानता नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ लोग पॉजिटिव इंटरैक्शन रखते हैं, कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ क्या है नेगेटिव इंटरैक्शन। कुछ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको चाहे हार्म हो या बेनिफिट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंटरैक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला इंटरैक्शन है, देखिए, म्यूचुअलिज्म। दूसरा इंटरैक्शन है कॉम्पिटिशन। तीसरा इंटरैक्शन है प्रेडेशन। चौथा इंटरैक्शन है पैरासिटिज्म। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन की 90% पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, 90% पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। पांचवा इंटरैक्शन है कॉमेंसलिज्म, और छठा इंटरैक्शन है एमेंसलिज्म। चलिए देखिए, म्यूचुअलिज्म में दो पार्टनर होते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, दोनों को एक दूसरे, मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन, तुम हमें दो हम तुम्हें देंगे। ठीक है, इस तरीके से साथ में रहते हैं। ओके, कंपटीशन में दोनों को लड़ना है, दोनों को झगड़ना, हमें ही चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें ही चाहिए भाई, तुम्हें नहीं रहना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली देयर इज लॉस। ओके, तो दोनों को लॉस होने जा रहा है, तो दोनों नेगेटिवली अफेक्टेड होते हैं। प्रेडेशन इज द एसोसिएशन ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर। देखिए, प्रेडेटर का मतलब जो प्रे को मारता है, खाता है, इसमें प्रे को घाटा होने जा रहा है, प्रेडेटर को लाभ होने जा रहा है। पैरासिटिज्म इज द एसोसिएशन ऑफ होस्ट एंड पैरासाइट। तो देखिए, इसमें पैरासाइट को तो लाभ होगा भाई, वो तो चिपका रहेगा होस्ट से, और होस्ट को हार्म होगा, तो प्लस माइनस एसोसिएशन 2 है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉमेंसलिज्म में एक को लाभ होता है, मतलब एक को बेनिफिट है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, और सेम उल्टा है एमेंसलिज्म में, एक को हार्म होता है और दूसरा अनअफेक्टेड होता है। तो ये दिस चार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप हमेशा इसको याद रखना, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस जैसा कोई चीज़ नहीं है, बस इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे NCERT में आपके दिया हुआ है, मैं वही सारी पॉइंट आपको कवर कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन आना वहीं से है। तो चलिए, सबसे पहले NCERT में प्रेडेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो प्रेडेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रेडेशन। अब देखिए, व्हाट इज द प्रेडेशन। प्रेडेशन एक घटना है। प्रेडेशन कैसी घटना है? एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग। ये हम मान के चलते हैं कि उसको, किसी प्रे को पकड़ना, उसको मारना, उसको खाना एक प्रेडेशन है। प्रेडेशन इज द एसोसिएशन बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर। प्रे और प्रेडेटर, अभी हमने आपको बताया, प्रे और प्रेडेटर के बीच की घटना है ये। प्रेडेटर को लाभ होता है और प्रे को हार्म होता है, प्रे को तो खा जाता है। लेकिन जैसे अगर हम प्रेडेशन की बात करें, तो इसमें हमें टाइगर ईटिंग डियर सबसे पहले दिमाग में आता है, टाइगर और डियर का। बट अगर कोई हर्बीवोर किसी प्लांट को खा रहा है, एक हर्बीवोर किसी प्लांट को खा रहा है, तो ये भी एक प्रेडेटर है। प्लांट मतलब उसकी पत्तियों को खा रहा है, उसके फ्रूट को खा रहा है, तो ये भी एक प्रेडेशन ही है। कोई बर्ड एक सीड खा रही है या फ्रूट खा रहा है,
ठीक है ना, ये भी एक प्रेडेशन जैसा ही प्रोसेस है। तो ऐसा मत सोचिए कि बस केवल टाइगर डियर ही प्रेडेशन है, नहीं, ये सब प्रेडेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई इंसेक्ट फाइटोफेगस है। फाइटोफेगस का मतलब 25%, देखिए एनसीईआरटी का डेटा मैं बता रही हूँ, 25% इंसेक्ट फाइटोफेगस होते हैं, मतलब दे फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फाइटोफेगस का तो इंसेक्ट भी प्रेडेशन में इन्वॉल्व है, प्लांट को खा रहा है, प्लांट की पत्तियों को खा रहा है, उसके प्रोडक्ट को खा रहा है, उसके सैप को चूस रहा है, मतलब इंसेक्ट ये सब कुछ प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल, अब हम देखेंगे कि भाई प्रेडेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल मैं बता दूं, प्रेडेशन के कुछ और एग्जाम्पल, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड। अब आप कहोगे ये कौन सी पनौती है भाई, आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है। बायोलॉजिकल पेस्ट मतलब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो, पेस्ट को, अभी हमने बीटी कॉटन पढ़ाया था, ठीक है। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप यूज़ करते हो उसको हम बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड, जैसे आपके उसमें जब आप जाओगे ना एनसीईआरटी सेकेंड में पढ़ाऊंगी, तो जो यूनिट 8 है या हाँ 8वीं यूनिट है आपकी, उसमें आप यहाँ पे फूड इन्हांसमेंट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर आप वो इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आता है ना कि जो लेडी बर्ड होती है, लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करती है, एफिड्स को, है ना। ड्रैगन फ्लाइज किसको खाता है, मस्क्यूटो को, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड है, तो ये भी प्रेडेशन का एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? तो ये हो गया आपका प्रेडेशन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं, या फिर पहले मैं प्रेडेशन के सिग्निफिकेंस आपको बता देती हूँ कि क्यों प्रेडेशन होता है भाई, प्रेडेशन के यूजेस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये क्या करता है, हम कह सकते हैं ये क्या करता है, चैनल फॉर द एनर्जी ट्रांसफ़र। मतलब भाई देखिए एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो आप पढ़ते हो ना, वो 10% ऑफ लिंडमैन्स 10% लॉ ऑफ लिंडमैन पढ़ते हो। मतलब एनर्जी एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र होएगी, ऐसे ही तो ना कि अगर प्रेडेटर प्रे को खाया तो हम कह सकते हैं प्रे से जो उसकी जो एनर्जी है वो प्रेडेटर में गई, प्रेडेटर को किसी ने खाया, उसमें तो जो ट्रॉफिक लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो मतलब प्रेडेशन एक चैनल बनाता है एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेडेशन है, ठीक है, वो क्या करता है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है कि अगर प्रे को खाएगा नहीं तो प्रे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं। प्रे अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे मान लीजिए मेरी बात को ध्यान सुनना है, अगर स्नेक ने उसको क्या कहते हैं मेढक खाना छोड़ दे तो मेढक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब मेढक अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टिड्डे खाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से, और फिर अगर हम कह सकते हैं टिड्डे की पॉपुलेशन कम हो गई तो फिर और उसके जो प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल पिरामिड का जो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, इन कंट्रोल। और तीसरी चीज़ ये है मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब हाँ, एक और चीज़ है, प्रेडेटर काफ़ी चालाक होते हैं। प्रेडेटर इतनी चालाक हैं कि वो पूरी तरह से प्रे को नहीं ख़त्म करते,
पूरी तरह से प्रे को नहीं खाते, क्योंकि भाई अगर वो पूरी तरह से प्रे खा जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन उनकी भी डेथ हो जाएगी, है कि नहीं। तो प्रेडेटर बस प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं और ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। 1920s में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इन 1920s मूवी भी है भाई, एक मूवी भी है 1920s, हॉरर मूवी है, देखी भी है मैंने। तो इन 1920s, ठीक है, अमेरिका में एक प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया। कैक्टस को भाई लाया गया इसको, चलो ठीक है, ये हमारे देश में लगेगा, इन अमेरिका। प्रिकली पेयर कैक्टस, ये कैक्टस का एक स्पीसीज है, इसको लाया गया। अब वहाँ के जो एटमॉस्फेयर इसको इतना सूट किया कि ये काफ़ी तेज़ी से रिप्रोड्यूस किया, काफ़ी तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाया। ये कैक्टस इतना ज़्यादा हो गया कि तबाही मचा दिया, पूरा हैवाक, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इसके नंबर हो गए कि इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। तब फिर क्या हुआ, तब एक कैक्टस फीडिंग मॉथ को, कैक्टस फीडिंग मॉथ को उसके नेचुरल हैबिटेट से ला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। कैक्टस फीडिंग मॉथ, तो कैक्टस फीडिंग मॉथ क्या हो गया, एक प्रेडेटर हो गया, और ये क्या है, एक इसका प्रे है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, मैंने अभी आपको बताया था कि ये चलिए, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, वहाँ पे मैं एक बात, ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देने जा रही हूँ। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में, रॉकी इंटरटाइडल समझ ही रहे हैं, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ में जो पिजास्टर इज एन प्रेडेटर। पिजास्टर एक स्टारफिश है, स्टारफिश एक प्रेडेटर है वहाँ की। ध्यान से समझना, देखने में बड़ा भयानक सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी का जो प्रेडेटर है वो क्या है, पिजास्टर फिश, दैट इज द स्टारफिश। बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा एरिया ले लिया गया और वहाँ से ऑल स्टारफिशेस को रिमूव कर दिया गया। तो ऐसा देखा गया कि 10 इनवर्टिब्रेट्स, 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। एक एक लाइन को समझना, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। कहने का मतलब ये है कि जो स्टारफिश अगर वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज आपस में लड़ लड़ के मर गई। क्योंकि देखिए, स्टारफिश किसी को कंट्रोल करती थी तो उसके नंबर, उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहती थी। स्टारफिश का कोई प्रे रहा होगा तो उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करती थी, तो दूसरे को वहाँ पे समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, तो दूसरा वाला उससे कंपटीशन शुरू हो गया। तो 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग स्पीसीज के थे। तो ये सारे एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं। तो ये है प्रेडेशन। अब चलिए, अब कुछ ऐसे, चलो ठीक है, प्रेडेटर चालाक होता है लेकिन प्रे भी चालाक होता है। प्रेडेटर से ज़्यादा चालाक प्रे भी होता है। प्रे क्या करते हैं भाई, वो प्रेडेटर को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। प्रेडेटर को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं कि चलो वो क्या करते हैं, या तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं या तो मिमिक्री कर लेते हैं, तो वो प्रेडेशन से बच जाते हैं। तो अगला टॉपिक मैं आपको बता दूं, एवॉइडेशन ऑफ, या हम इस तरीके से अवॉइडेशन ऑफ, सर ठीक है, अवॉइडेशन ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं 2 चीज़ बताऊंगी, इन एनिमल्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसको, और प्लांट्स भी प्रेडेशन से बच जाते हैं। अब देखिए, एनिमल क्या करते हैं,
एनिमल दो तरीके से बच सकते हैं। एक प्रोसेस होती है उनमें कलरेशन की, कलरेशन, और दूसरी प्रोसेस मिमिक्री। कलरेशन में देखिए, वो कलरेशन भी कई तरीके का होता है, ब्राइट कलरेशन, क्रिप्टिक कलरेशन, ठीक है ना। तो कलरेशन में क्या होता है, एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन को ही कहते हैं कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब ये हुआ, कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग्स इसको शो करते हैं, इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रे होते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने बॉडी के कलर को बैकग्राउंड कलर की तरह बना लेते हैं। जैसे गिरगिट देखें आप, कैलट्स, गार्डन लिजर्ड, वो जिस तरीके के बैकग्राउंड में रहेंगे वैसा वैसा अपना कलर चेंज। आपने सुना भी होगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, है ना। तो जो कैलट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड के कलर की तरह अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब ही होता है हाइड करना, क्रिप्टिक कलरेशन, कैमोफ्लेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रेडेशन से बच गए, है ना। दूसरा है मिमिक्री। मिमिक्री भी देखिए कई तरीके की होती है, एल्यूरियन मिमिक्री और बेटेशियन। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटेशियन मिमिक्री का। बेटेशियन मिमिक्री मैं लिख दे रही हूँ, इसका एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। देखिए बेटेशियन मिमिक्री का एग्जाम्पल ये, बेटेशियन मिमिक्री में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे तो उसके पास कोई प्रेडेटर जाएगा ही नहीं, वो बच जाएगा प्रेडेशन से। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई क्या होता है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होते हैं, कैटरपिलर स्टेज समझ रहे हो, जब अभी अपने लार्वा स्टेज में होते हैं, तो लार्वा स्टेज में ये एक प्लांट होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं। उस प्लांट का नाम है मिल्कवीड। मिल्कवीड को हम लोग कैलाट्रोपिस कहते हैं। तो अपने लार्वल स्टेज में ये इस प्लांट पर फीड करते हैं। जब अभी मिल्कवीड के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज एन टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक है। तो ये टॉक्सिक जब ये मोनार्क बटरफ्लाई का लार्वा इस पे फीड करता है तो ये टॉक्सिन इसके बॉडी में चला जाता है, और जब ये टॉक्सिक हो गया तो इसको प्रेडेटर तो खाएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये है बेटेशियन मिमिक्री का एग्जाम्पल। ये समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए ठीक है, एनिमल ने तो अपने आप को बचा लिया, एनिमल ने या तो कलरेशन किया या मिमिक्री किया। प्लांट्स अब कैसे अपने आप को बचाते हैं, तो प्लांट्स भी कई तरीके अपनाते हैं। कुछ ये मार्फोलॉजिकल डिफेंस, इनके पास कुछ मार्फोलॉजिकल डिफेंस होता है, ठीक है, और कुछ ये केमिकल डिफेंस भी अपनाते हैं। केमिकल डिफेंस, मार्फोलॉजिकल डिफेंस में अपने जैसे अपनी ही मार्फोलॉजी में चेंज कर लेते हैं। जैसे स्पाइन्स हो गया भाई, स्पाइन्स हो गया किसमें, एक्केसिया और कैक्टस में स्पाइन है, कौन जाएगा इसके पास, कांटे हैं, कौन खाएगा इसको, कोई नहीं खाएगा। केमिकल डिफेंस में ये तो मार्फोलॉजिकल डिफेंस हो गया। केमिकल डिफेंस में यही है, कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर दो। जैसे अभी अभी ये हो गया आपका कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस तो है ही जहरीला मिल्कवीड, इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, टॉक्सिन है, जहरीला सब्सटेंस है, कोई जाएगा नहीं खाने इसको। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट हैं और जैसे वो क्या प्रोड्यूस कर दिए, केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर दिए, लाइक ओपियम हो गया, ठीक है ना, लाइक निकोटीन हो गया, लाइक क्विनीन हो गया, लाइक वी कैन से मॉर्फिन वगैरह, जितने भी स्ट्रेकिन, तो ये सब केमिकल डिफेंस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेडेशन। हर एक पॉइंट मैंने कवर किया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो प्रेडेशन है क्या, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा इससे कैसे कैसे प्लांट और एनिमल इससे कैसे कैसे बचते हैं। ओके, तो चलिए प्रेडेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं आपके कंपटीशन में, है ना। प्रेडेशन के बाद आ जाते हैं कंपटीशन में।
तो अब हम लोग आ गए कंपटीशन में। तो कंपटीशन अगला है कंपटीशन। चलिए ठीक है, कंपटीशन की बात करते हैं। तो कंपटीशन में हमने बताया था कि दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, हार्म होता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, देखिए कंपटीशन दो तरीके का होता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन नहीं, कंपटीशन दो तरीके का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा मतलब विद इन सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर कंपटीशन है तो उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब कंपटीशन अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो रहा है। जैसे बंदर भालू के बीच में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक है, भालू भालू के बीच में हो रहा है तो बंदर भालू के बीच में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक है, बंदर बंदर के बीच में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो अकॉर्डिंग टू डार्विन, ये याद रख रहा है, ये पॉइंट मैं जो बोलने जा रही हूँ अभी मैं, क्योंकि मैं इसको इवोल्यूशन में समझा सकती हूँ, इसलिए आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू डार्विन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन याद करिए, 2-3 बार बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए इंटर स्पेसिफिक फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या पोटेंट फोर्स। इंटर स्पेसिफिक फोर्स इज अ पोटेंट फोर्स फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। ओके, तो चलिए कंपटीशन के कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कंपटीशन क्या केवल रिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो सकता है, किसी सेम रिसोर्सेज के लिए? देखिए कंपटीशन किसके लिए होगा, सेम रिसोर्सेज के लिए भी हो सकता है। रिलेटेड स्पीसीज ऐसा नहीं है, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है। अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है। उसका एक एग्जाम्पल है जू प्लैंक्टॉन्स ऑफ, नोट कर लेना, जू प्लैंक्टॉन्स ऑफ साउथ अमेरिकन लेक। साउथ अमेरिकन लेक, जो साउथ अमेरिकन लेक्स होती हैं वहाँ पे जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन समझ रहे हो ना? जू प्लैंक्टॉन क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं कि कार्निवोर होते हैं? हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि देखिए ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन हर्बीवोर होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल होता है, प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर होता है। जू प्लैंक्टन्स में स्मॉल फिशेस वगैरह कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जो साउथ अमेरिकन लेक के जू प्लैंक्टन्स हैं उनके लिए कंपटीशन किसके किसके बीच होता है? उनके लिए जो विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड आती हैं, वहाँ पे कुछ फ्लेमिंगो बर्ड आती हैं उस लेक में, विजिटिंग बर्ड, वो भी इन्हीं को खाती हैं। और वहाँ पे जो रेजिडेंट फिशेस हैं, रेजिडेंशियल फिशेस हैं, वहाँ पे जो प्रेजेंट फिशेस हैं, बड़ी वाली फिशेस, वो भी इनको ही खाती हैं। तो अनरिलेटेड हुए ना, बर्ड और फिशेस में सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो देखिए जू प्लैंक्टन्स ऑफ साउथ अमेरिकन लेक्स, इनके लिए फ्लेमिंगो और रेजिडेंशियल फिशेस में कंपटीशन होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल में आपको, और अगर रिसोर्सेज बहुत है, एबंडेंट है, रिसोर्सेज एबंडेंट हैं, या फिर हम यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ। एक एग्ज़ाम्पल हमारा ये है कंपटीशन में। कंपटीशन का मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ। एक एक्सपेरिमेंट, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये देखिए गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैनॉट कोएग्जिस्ट। इन्होंने कहा कि दो कंप्लीट कॉम्पिटिटर एक साथ रह ही नहीं सकते। इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने पैरामीशियम पे किया था, पैरामीशियम ऑरेलिया
और ऑरेलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम, 2 स्पीसीज, पैरामीशियम कॉर्डेटम। समझने की कोशिश करिए। इन्होंने देखा कि जब पैरामीशियम ऑरेलिया को रिसोर्सेज अनलिमिटेड दिया जा रहा है तो उसकी ग्रोथ ऐसी है, पैरामीशियम कॉर्डेटम को भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड दिया गया, ये ऑरेलिया है, ऑरेलिया और ये कॉर्डेटम, तो इनकी ग्रोथ ऐसी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं ये। लेकिन जब इन दोनों को साथ में ग्रो कराया गया तो ये ग्रोथ करो कुछ ऐसे आ गई, ये ऑरेलिया है, ये कॉर्डेटम है, एक ने दूसरे को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। टू कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, 2 कंप्लीट कॉम्पिटिटर एक साथ रह ही नहीं सकते। द सुपीरियर कॉम्पिटिटर विल एक्सक्लूड द इन्फीरियर वन, इसी को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। जो सुपीरियर होगा वो इन्फीरियर को भगा ही देगा। सुपीरियर कॉम्पिटिटर विल एक्सक्लूड द इन्फीरियर वन। बात समझ में आ रही है? तो यह है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अच्छे से इसको समझिए। इसी एकदम बिल्कुल ऐसे ही कोनल एक साइंटिस्ट थे, कोनल, ठीक है ना, कोनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया। कोनल ने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा जो रॉकी सी ऑफ स्कॉटलैंड है, रॉकी सी ऑफ स्कॉटलैंड का इंटरटाइडल एरिया ऑफ रॉकी सी ऑफ स्कॉटलैंड, सुपीरियर बार्नेकल, वहाँ पे एक सुपीरियर बार्नेकल एक आर्थ्रोपोडा होता है, सुपीरियर बार्नेकल जिसका नाम है बैलेनस, वो एक यहाँ के इन्फीरियर बार्नेकल कैथेमेलस को एक्सक्लूड कर देता है। कैथेमेलस को एक्सक्लूड मतलब इन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा, छोटा सा एरिया लिया, फील्ड एक्सपेरिमेंट है, स्कॉटलैंड की जो रॉकी सी एरिया है, इंटरटाइडल एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया उन्होंने और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे एक बैलेनस है, वो कैथेमेलस को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया। मतलब ये दोनों कंप्लीट कॉम्पिटिटर हैं और जो है बैलेनस सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ। चलिए, ये तो हम लोगों ने ऐसे समझा कि भाई चलिए 2 कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट, लेकिन ये तो पूरा एकदम जिद वाली बात है ना भाई, कि हाँ ठीक है तुम रहोगे हम नहीं, हम रहेंगे तुम नहीं, ये वाली बात है। लेकिन एक ऐसे भी साइंटिस्ट आए जो समझौता कराना जानते हैं, उनका नाम है मैक आर्थर। इन्होंने कहा, इन्होंने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि भाई, कहने का मतलब ये है कि टू मतलब ये हम कह सकते हैं कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन को एग्जिस्ट बाय पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेस। इन्होंने कहा ठीक है, ऐसे भी तो रहा जा सकता है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी जाए, समझौता कर लिया जाए। तो मैकआर्थर ने यही बताया कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन को एग्जिस्ट बाय पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेस। इसके एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि एक 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर मतलब जो बर्ड्स हैं, वो एक ही पौधे पे रहती हैं बाय पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड बिहेवियरल चेंजेस, लाइक वो क्या कर लें, जो अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटी है उनमें क्या कर लें, चेंज कर लें। फीडिंग टाइम इनका अलग, कोई लीफ खा रहा है तो कोई सीड खा रहा है, ठीक है ना। किसी का जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है वो अलग है, किसी का फीडिंग टाइम अलग है। मतलब एक ही पेड़ पे 5 क्लोजली वार्बलर्स बर्ड्स जो है वो रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन। तो आई होप कि कॉम्पिटिशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिशन के बाद पैरासिटिज्म सबसे बहुत फ्री की ज़िंदगी है पैरासाइट की।
जो पैरासाइट की, तो देखिए दिस इज द ओनली एसोसिएशन विच एंश्योर्स फ्री लॉजिंग एंड मील्स। अच्छा खासा मुफ्त का रहने का, मुफ्त का खाने का मिल रहा है इनको, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट। आई एम फीलिंग लो क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, मैंने दूसरा लेक्चर शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा मेरी आवाज़ के साथ। तो ये क्या है, होस्ट और पैरासाइट के बीच एसोसिएशन है, होस्ट और पैरासाइट के बीच एसोसिएशन है, जिसमें होस्ट को तो हार्म होना है, पैरासाइट को लाभ होना है। फ्री लॉजिंग और फ्री मिलना है किसको, पैरासाइट को। अच्छी खासी ज़िंदगी है इनकी, है ना। पैरासाइट कई तरीके के हो सकते हैं भाई, एक एक्टो हो सकता है, एंडो हो सकता है, एक्टो हो सकता है, एंडो हो सकता है। इसके अलावा एपी पैरासाइट भी होते हैं। एक्टो का मतलब जो पैरासाइट बॉडी के ऊपर बाहर होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर है, ये इनसाइड द बॉडी। ये पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट या पैरासाइट अपॉन पैरासाइट, जो पैरासाइट कोई जो पैरासाइट होता है उसके ऊपर पैरासाइट हो, उनको हम ईवी पैरासाइट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं, हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। बात समझ में आ रही। एक्टो पैरासाइट जैसे लाइस ऑन ह्यूमन हो गया, टिक्स ऑन डॉग, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। टिक्स ऑन डॉग्स, लाइस ऑन ह्यूमन। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ ऐसे, कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट, कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट, ठीक है। कोपोड्स ऑन मैराइन फिश। कोपोड एक क्या है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना। कोपोड ऑन मैराइन फिश, कोपोड एक आर्थ्रोपोडा है जो कि मैराइन फिश पे रहते हैं। तो लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, ये सब एक्टो पैरासाइट। एंडो का मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट हो गया ना, प्लाज्मोडियम हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ठीक है, ये सब है, लिवर फ्लूक हो गए, तो ये सब एंडो पैरासाइट है। नोटीमा होता है, ये सब हम नहीं बताने जा रहे हैं। नोटीमा, नोटेबिलिस, ये सब जो है ईपी पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट, अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो होस्ट होते हैं, होस्ट भी दो तरीके के होते हैं। होस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट। तो एक बात बताइए, जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट हैं, मतलब उनका केवल एक ही होस्ट होना ही है, केवल एक ही होस्ट के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को वो क्या कर लेते हैं, बिता लेते हैं। जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं वो को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन शो करते हैं, को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन शो करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि भाई देखिए को इवोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर होस्ट में कोई इवोल्यूशन हो रहा है, होस्ट में कोई चेंज होने जा रहा है, तो पैरासाइट में भी चेंज होगा, नहीं तो पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर होस्ट ख़त्म हुआ तो पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं वो को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन शो करते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनके एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं, तो कुछ प्राइमरी होस्ट, मतलब प्राइमरी होस्ट हुए, सेकेंडरी होस्ट हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो लिवर फ्लूक की बात कर रहे हैं। लिवर फ्लूक एक ट्रिमेटोडा है। क्या है? ट्रिमेटोडा याद रखना, ट्रिमेटोडा है लिवर फ्लूक का मतलब वही फैशियोला भाई, फैशियोला हेपेटिका,
हिपैटिका से याद आया, हिपैर मतलब लीवर। फैसियोला हिपैटिका इज अ लिवर फ्लूक, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जिनके एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं। तो प्राइमरी होस्ट को हम लोग डिफाइनाइट होस्ट कहते हैं, और सेकेंडरी होस्ट को हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट हो गया। अब लीवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट फिश होता है, मतलब इसके दो होस्ट है, एक फिश हो गया और एक हो गया स्नेल हो गया। तो लीवर फ्लूक के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होस्ट, मैंने बता दिया आपको। एक आपका हो गया प्राइमरी होस्ट और दूसरा हो गया सेकेंडरी होस्ट। ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट की ही बात कर लो। मलेरियल पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम के भी 2 होस्ट हैं और दोनों होस्ट में से एक वेक्टर भी है। पहला एक होस्ट है मस्क्यूटो और दूसरा होस्ट है मैन, एंड मस्क्यूटो इज़ वेक्टर ऑल्सो, वेक्टर भी है। तो इस तरीके से पैरासाइट जो है, पैरासाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्टो, एंडो, ईपी पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट के साथ क्या होता है। ठीक है। और जो पैरासाइट के पास एक से एक, कभी कभी कुछ पैरासाइट के पास एक से ज़्यादा होस्ट भी होते हैं। अब देखिए एक चीज़ है कि अगर पैरासाइट, कुछ कंडीशंस क्या हैं, तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं। एडाप्टेशन फॉर ट्रू पैरासिटिज्म, एडाप्टेशंस फॉर ट्रू पैरासिटिज्म, मतलब पैरासिटिज्म के लिए एडाप्टेशन क्या होना चाहिए पैरासाइट्स में। तो पैरासाइट्स में पैरासिटिज्म के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़, जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट के पास जो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, मतलब जो पैरासाइट है उसके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होना चाहिए। भाई उनकी मेंटेनेंस, जितनी चीज़ें उतना मेंटेनेंस, और उसको तो पैरासाइट हो तो होस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो वो अपना अननेसेसरी सेंस ऑर्गन लॉस हो जाता है उनका। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, जो उनकी हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको भी इन्हें लॉस करना पड़ता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़रूरत क्या है, ये तो डायरेक्टली होस्ट पे डिपेंड होते हैं ना। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। दूसरी चीज़ ये है, इनके पास क्या होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर्स, मतलब ये होस्ट को पकड़ सके, उससे चिपके रहे, इसके लिए एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उसकी कस्क्यूटा की, ठीक है ना, कस्क्यूटा की बात करें तो ये पैरासाइट है। ठीक है, अगर हम बात करें कस्क्यूटा की तो ये पैरासाइट है, और ये क्या करते हैं, ये अपने लॉस्ट क्लोरोफिल, अगर ये पैरासाइट है भाई तो अपना क्लोरोफिल क्यों रखेंगे, एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या होता है, इनकी पत्तियां भी चली जाती हैं और क्लोरोफिल भी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रू पैरासिटिज्म के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होने चाहिए। अब हमारे पास बस 2 और बचा है, एक है कॉमेंसलिज्म और दूसरा है म्यूचुअलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कॉमेंसलिज्म में हमने आपको बता ही दिया था कि एक को तो बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लिखने जा रही हूँ, ईपी फाइट्स ऑन मैंगो ट्री। देखिए ईपी फाइट को हम लोग कहते हैं स्पेस पैरासाइट्स। स्पेस पैरासाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो किसी प्लांट के ऊपर केवल और केवल स्पेस के लिए रहते हैं, शेल्टर के लिए रहते हैं। दे डोंट डेराइव एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। तो इसको हम लोग कहते हैं ईपी फाइट। न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा है तो उसको हार्म कहाँ से होगा। तो ईपी फाइट ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड, जैसे ऑर्किड हो गया, ऑर्किड्स इसके एग्जाम्पल हैं।
तो मैंगो ट्री को भाई कोई बेनिफिट है ना तो लॉस है, और एपिफाइट जो है वो बेनिफिटेड हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका कैटल ईग्रेट एंड कैटल्स, ग्रेजिंग कैटल्स जो चरने वाले एनिमल होते हैं। कैटल ईग्रेट एक पक्षी होता है जिसको हेरॉन कहते हैं एक पक्षी होता है जिसको हम कहते हैं हेरॉन, ठीक है। तो कैटल ईग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल ईग्रेट जो आपने देखा होगा कि जब खेतों में गांव में जब जो जानवर ग्रेज कर रहे होते हैं, चर रहे होते हैं, तो उनके आसपास उनके पीठ पे इधर उधर छोटे छोटे पक्षी होते हैं वाइट कलर के, हेरॉन कहते हैं जिनको। अब ये हेरॉन पता है क्या होता है कि ये इनके आसपास इसलिए जो कैटल होते हैं ये घास चरेंगे, तो वहाँ से जब घास उठाते हैं ना तो वहाँ पे आसपास उनको ऐसे इंसेक्ट मिल जाते हैं इन पक्षियों को जो वो अपने से नहीं खोज पाते। तो बताए गाय भैंस तो अपना ग्रेज कर रहे हैं, उनको ना कोई बेनिफिट है ना हार्म है कैटल ईग्रेट से। तो कैटल ईग्रेट बेनिफिटेड होता है, ये अनअफेक्टेड रहते हैं। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है सी एनीमोन एंड क्लोन फिश। सी एनीमोन एंड क्लोन फिश, देखिए जो सी एनीमोन है इसके पास बड़े बड़े जहरीले टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग दंस टेंटिकल्स होते हैं, और क्लोन फिश उस टेंटिकल के आसपास रहते हैं। सी एनीमोन क्या करते हैं, क्लोन फिश आराम से वहाँ पे शेल्टर उनको क्या रहता है, प्रोटेक्शन मिलता रहता है। सी एनीमोन को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो क्लोन फिश है वो सुरक्षित इसलिए रहता है कि अगर उसके पास कोई प्रेडेटर आता है तो सी एनीमोन अपने जो स्टिंगिंग टेंटिकल है उससे उसको भगा देते हैं, ठीक है। तो ये है कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये आपका हो गया म्यूचुअलिज्म का। तो म्यूचुअलिज्म भैया ध्यान से देखना है, म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, लाइकेंस हो गया, माइकोराइजा मैंने आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। माइकोराइजा, फिग ट्री एंड वास्प, ठीक है ना। और इसका एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं, ओफ्रिस एंड बी, ठीक है, ओफ्रिस एंड बी। तो 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन है ये। माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। अब मैं अभी एग्जाम्पल बता, फिग ट्री, वेस्प एंड ओफ्रिस इज द मेडिटेरेनियन आर्किड, मेडिटेरेनियन आर्किड, ये आर्किड की एक स्पीसीज है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा म्यूचुअलिज्म में भी ये भी को इवोल्यूशन एंड को एक्सटिंक्शन शो करते हैं। को एक्सटिंक्शन शो होता है। को इवोल्यूशन का मतलब इवोल्यूशन हुआ एक का तो दूसरे का होना भी जरूरी, क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं। एक एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहे होते हैं, ठीक है ना। पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म में को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन शो होता है। जो होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट हैं वो को इवोल्यूशन और को एक्सटिंक्शन शो करते हैं, और म्यूचुअलिज्म में, ओके। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि जो लाइकेन है, लाइकेन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। एल्गी उसको न्यूट्रिशन फूड, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फूड प्रोवाइड किया फंजाई को, फंजाई अपने हाइफी से न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करके दिया सॉइल से, है कि नहीं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके दिया। एल्गी ने उसको फूड दिया, शेल्टर दिया। इसी तरीके से फंजाई और रूट ऑफ प्लांट वही चीज़ है, प्लांट ने उसको शेल्टर दिया, उसको फूड दिया। फंजाई जो है वो क्या कर रहा है, रूट से मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है। फिग ट्री एंड वेस्प का एसोसिएशन, फिग ट्री में क्या होते हैं, जो वास्प होते हैं, वेस्प होते हैं, वो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं वहीं पे, और फिग ट्री उसको शेल्टर दे रहा है, और वहाँ से वो उसको जब पॉलिनेट, वहाँ से पॉलन ग्रेन्स उठाए गए और दूसरे फिग ट्री को जाके पॉलिनेट, मतलब फिग ट्री का और कोई पॉलिनेटर नहीं होता। सेम इसी तरीके से ओफ्रिस और बी, मतलब ओफ्रिस को बी पॉलिनेट करते हैं। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कभी जो ओफ्रिस है, ओफ्रिस ये बहुत इंपॉर्टेंट,
ऑफ्रिस का जो प्लांट है ना, उसका एक पेटल बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखता है, बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखता है, और मेल बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। मेल बी उसकी तरफ क्या होता है, उसको फीमेल समझता है, फीमेल बी समझता है, फीमेल बी समझ के उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको स्यूडो कॉपुलेट कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है उसके साथ, और इसी चक्कर में वो दैट इज़ डस्टेड विद द पॉलन ग्रेन उसके पंजे पे कहीं भी चिपक गया, उसके पीठ पे, पंख पे, और फिर दूसरी फीमेल के पास, फीमेल समझ के दूसरे फ्लावर के पास जाता है और उसको पॉलिनेट कर देता है। तो इस चक्कर में ये कहानी चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? सेक्सुअल डिसीट का मामला है ये। तो इस तरीके से, और अगर मान लीजिए कि कभी कोई चीज़, कभी कोई भी हम कह सकते हैं कि चेंज अगर बी के जो मार्किंग, उसके पैटर्न, उसके कलर में हुआ, तो भाई अगर उस बी के उसके मार्किंग पैटर्न, उसके कलर में कोई चेंज आएगा, तो ऑफ्रिस प्लांट को भी अपना, क्योंकि उसी के पेटल को देख के वो उसको फीमेल समझ के जाता है ना। लेकिन अगर फीमेल के जो एक्चुअल फीमेल है उसकी को बॉडी कलर और मार्किंग पैटर्न में कोई चेंज आ गया, तब उस प्लांट को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, को इवॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला चलेगा। नहीं तो फिर ये को एक्सटिंक्शन मतलब सॉरी इनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा ऑफ्रिस का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। काफ़ी लेंदी चैप्टर था, लेकिन 2 घंटे में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमने छोड़ा है। सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इकोसिस्टम जो दूसरा चैप्टर हो उसको शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।